आज हमने डिस्कशन करनी है एमसीक्यूज। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर 9 के एमसीक्यूज नहीं कवर किए थे, रह गए थे। आपको घर जाने की जल्दी थी, टेस्ट देने की जल्दी थी। हाँ सॉरी, आपको टेस्ट देने की जल्दी थी। तो आज एमसीक्यू, उसके बाद चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 10 जो कि है पार्टनरशिप। प्रोबेबली हमारे सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं उनमें एक लेंथी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज पहले जी। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहला, ए माइनर कैन माइनर कैन बी एन एजेंट, बट माइनर क्या एजेंट हो सकता है? क्या प्रिंसिपल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पे एग्रीमेंट हो रहे होते हैं ना। तो अगर प्रिंसिपल ही कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो एग्रीमेंट किस चीज का होगा? कोई नहीं होगा। माइनर कैन बी एन एजेंट बिल्कुल हो सकता है, बट नॉट लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। नॉर्मली एजेंट ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए लायबल होता है, यानी नॉर्मली अगर कोई एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, सही तरीके से काम ना करे, तो प्रिंसिपल को लायबल होता है। लेकिन अगर माइनर है तो लायबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। बी, माइनर कैन बी प्रिंसिपल नहीं हो सकता। सी, बी एन एजेंट लायबल टू हिज प्रिंसिपल, माइनर कैन बी एजेंट लायबल टू हिज प्रिंसिपल एज एनी एजेंट विद एज ऑफ मेजॉरिटी। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ए, बी, बोथ बी एंड सी। नहीं नहीं नहीं, ना इधर बी एंड सी होता फिर ठीक होता। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? कोई इशू? आगे चले भाई। सेकंड, एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन इमरजेंसी। अथॉरिटी इन इमरजेंसी, ये है वर्ड इमरजेंसी का। टू डू ऑल सच एक्ट्स एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मतलब क्या है? एक आम आदमी, आम जहानत वाला आदमी, ठीक है। प्रूडेंट इन हिज ओन केस, अपने केस में, अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस जो काम करेगा एक आम आदमी, अगर इस सिचुएशन को फेस करते हुए जो काम करेगा एजेंट अपने लिए, एजेंट की जिम्मेदारी है वही काम प्रिंसिपल के लिए करे। फॉर द पर्पस ऑफ क्या? सिक्योरिंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर हिमसेल्फ, अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। ना 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 ना, मेकिंग सीक्रेट प्रॉफिट नहीं, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं, ठीक है। प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, यस, ये ऑप्शन भाई मैं आवाज भी पहचान लेता हूं कभी कभी। नो क्यों? प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए करेगा वो। अच्छा अच्छा, प्रोटेक्टिंग थर्ड पार्टी फ्रॉम लॉस, थर्ड पार्टी को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। अच्छा, यहां पे ये क्लियर हो गया ना? करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। अच्छा, यहां पे मेकिंग सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट क्या होता है? छुप छुपा के प्रिंसिपल को पता ना चलने देना और प्रॉफिट कमाना। जैसे आपको याद है कल एग्जांपल दी थी, कौन सी वाली? शॉप वाली। वो सेल्समैन था, उसको प्रिंसिपल ने कहा था कि मेरी चीजें बेचो, उसने अपनी चीजें भी बेचना शुरू कर दी। सीक्रेट प्रॉफिट। अगर एजेंट सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करे तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? फिर लायबल है, यानी वो प्रॉफिट प्रिंसिपल को। अच्छा, पहले ये कंसेप्ट अब एमसीक्यू में तो डाला लेकिन टेक्स्ट में नहीं। अच्छा, एक प्रॉब्लम आपको बता दूं, जो स्टूडेंट आईकैप की बुक यूज कर रहे हैं, सम टाइम ऐसा होगा कि कोई कंसेप्ट आपको किताब में आईकैप की बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन उसका क्वेश्चन मिल जाएगा, एमसीक्यू में उसकी डिस्कशन हो जाएगी। तो अगर कोई कंसेप्ट टेक्स्ट में नहीं है, क्वेश्चन उसने पूछ लिया, बताइए हमने कवर करना है कि नहीं? बिल्कुल कवर करना है, सेफर साइड पे रहने के लिए, ठीक है। इसलिए हमने उसको अपनी बुक में भी इंक्लूड कर लिया, अपनी वाली बुक में, और आईकैप की बुक में भी अगर इस तरह का कोई चीज आती है तो आपने कवर कर लेना उसको। सीक्रेट प्रॉफिट एमसीक्यू में टेस्ट लफ्ज इस्तेमाल कर लिया उसने, पहले बुक में भी होता था ये कंसेप्ट, अब उसने डिलीट कर दिया, लेकिन सीक्रेट प्रॉफिट का कंसेप्ट समझ आ गया। अच्छा, आपको एग्जांपल क्यों दी भला? इसलिए कि जब हम पार्टनरशिप में जाएंगे, आज से शुरू करने लगे हैं, उसमें ये कंसेप्ट काम आएगा। कैसे? सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट, उसमें कहेगा एक पार्टनर ने चुपके से सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया, तो अब क्या करना है? हम कहेंगे उसे चाहिए कि वो सीक्रेट प्रॉफिट फर्म को वापस करे, सब में डिस्ट्रीब्यूट करे। सेकंड क्लियर? आगे चले। थर्ड, द एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल बाय नेगोशिएटिंग विद थर्ड पार्टी। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस देयर इज नो लीगल एग्रीमेंट बिटवीन एजेंट एंड थर्ड पार्टी। नॉर्मली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट किसके दरमियान में होता है? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान में। नॉर्मली देयर इज नो लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। ये तो होता है, तो इसको सिलेक्ट कर। एजेंट एंड थर्ड पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट एंड सब एजेंट पता नहीं क्या है, पहले हमारे सिलेबस में होता था, कंसेप्ट भी था, अब नहीं है। और शुक्र अदा करें नहीं है सब एजेंट, तो बड़ा मुश्किल है, उसने सही तरीके बात चले छोड़े। अच्छा, मुझे ये बताया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान में कोई एग्रीमेंट। अच्छा, उसने वर्ड यूज किया है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो क्लास में कोई स्टूडेंट बता सकता है कि नॉर्मली तो जो एग्रीमेंट होता है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का, एजेंट और थर्ड पार्टी का नहीं होता। किस सिचुएशन में एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान में एग्रीमेंट होगा? एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी,
एक्सीडिंग इज अथॉरिटी व्हेन थर्ड पार्टी नोस, थर्ड पार्टी नोस, क्योंकि व्हेन थर्ड पार्टी डज नॉट नो ना, तो उसके बावजूद भी प्रिंसिपल में फिर वो प्रिंसिपल एजेंट को पकड़ता है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी एजेंट ने अथॉरिटी से एक्सीड किया और थर्ड पार्टी को नॉलेज था, प्रिंसिपल कहता है भाई ये मेरा नहीं, आप आपस में निपटे, उस सूरत में फिर थर्ड पार्टी एजेंट को पकड़ती है। थर्ड क्लियर। 4 जमाल अपॉइंटेड अदील टू डू एक्ट फॉर हिम आर टू रिप्रेजेंट इन डीलिंग विद थर्ड पार्टी, यानी जमाल ने अदील को एजेंट अपॉइंट किया। सिंस अदील इज एन एजेंट एंड जमाल विल बी, इससे आसान कोई एमसीक्यू हो सकता है और मजाल है कि इस तरह का एमसीक्यू पेपर में टेस्ट कर ले। क्लासिक हमारे जो एमसीक्यूज है ना, ये क्लासिक एग्जांपल है कि सिखाता कुछ और है और टेस्ट कुछ और करता है। अगर आप देखें आधे आधे सवाल, एक पूरा पेज उसका जो चौथा हिस्सा है पूरे पेज का 25% उसके ऊपर एक एमसीक्यू आ जाता है। आई कैप के कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी होते हैं। चले तो ये एमसीक्यू, इस तरह के एमसीक्यू छोटे मोटे करके ना समझ, आपने बड़ी प्रैक्टिस कर लिया। हाँ, ये सिर्फ आपकी कंसेप्ट रिवीजन के लिए। 5 रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ लेकिन कंसेप्ट यही यूज होंगे, जो बड़े एमसीक्यूज होंगे कंसेप्ट उनमें भी यही यूज होंगे। 5 द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड, आगे चलें। 6 इफ द प्रिंसिपल इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही कैन मेक एजेंसी रिलेशनशिप, he cannot make an agency relationship. Yes, can appoint another person to make an agency relationship on the, no. B option correct. 7 Naveed appointed Imran as his agent. Now the acts of Imran are binding for Naveed, binding for both Naveed. नहीं इमरान थोड़ी बाइंडिंग है। आप बताइए क्या क्या ये नवीद ने इमरान को अपॉइंट किया, अब जो इमरान एक्ट्स करेगा उसके लिए नवीद लायबल है, नवीद के ऊपर बाइंडिंग है, इमरान के ऊपर के दोनों के ऊपर। एक मिनट, जिस स्टूडेंट से पूछ रहा हूं वही जी, आप बताइए। नॉर्मल के, शाबाश, नॉर्मल केस में नवीद के ऊपर ही बाइंडिंग है, और इन्होंने नॉर्मल केस क्यों कहा भला? एक्सीड करेगा और थर्ड पार्टी को पता है, तो फिर नवीद के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ए ऑप्शन। What is the minimum consideration required to create an agency? No consideration at all is required. Agreement without consideration में एग्जाम्पल पढ़ी थे, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होते हैं ना, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे। कौन से? प्रॉपर्टी वाला केस कौन सा? एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एग्रीमेंट टू पे टाइम बाय डेट, गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट बोला करे, कंप्लीटेड गिफ्ट, वरना एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव और गिफ्ट वाले में कंफ्यूजन आ जाएगी अगर आपने कंप्लीटेड वाला ना लगाया साथ। चैरिटी, बेलमेंट वाला कौन सा था? आर्बिट्रेशन वाला नहीं था, वो एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग की एक्सेप्शन। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन और कंसेप्ट है, एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग और कंसेप्ट है, मिक्स नहीं करने का। इसमें नो कंसीडरेशन एट ऑल इज रिक्वायर्ड। ये उधर हमने पढ़ा था एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन में कि एजेंसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। 8 क्लियर। करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई सी। 9 व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए पर्सन टू एम्प्लॉय एन एजेंट? 2 एसेंशियल्स हैं, साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, तब वो प्रिंसिपल बन सकता है और किसी को एजेंट अपॉइंट कर सकता है। कब कर सकता है भाई? तब हाँ, साउंड माइंड हो, शाबाश, और मेजर हो। तो कौन से? द पर्सन शुड नॉट बी ऑफ साउंड माइंड। बात ठीक कर रहा है, बात नहीं, बात ठीक नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। द पर्सन शुड बी ए मेजर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच एजेंट, बात ठीक कर रहा है लेकिन पूरी बात नहीं कर रहा। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगी जिसमें पूरी बात कर रहा है? The person should be major according to the law to which he is subject and should also be of sound mind. C option correct. The person should have executed a contract of indemnity before implying indemnity, पता नहीं क्या होता है, उसने ऑप्शन बनाई है, बस उसने खाना पूरी किया। अच्छा, मेजर की डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 19 ईयर, शाबाश शाबाश, 19 ईयर वाला कौन है? एंड में भाई जो गुमसुम बैठे एंड पे। हाँ जी, आप बताइए फिर जी, मेजर की डेफिनेशन क्या है? नहीं पता, खुदा का खौफ करे यार। नॉर्मली 18, शाबाश। और गार्डियन पॉइंट क्या हो? वो किधर? एक भाई किधर में? नहीं आप नहीं यार, वो बाद में आते हो। नहीं, आज नहीं है मेरा। एंड में भाई जो पढ़ रहे हैं कुछ, शाबाश। मुझे बताइए मेजर की डेफिनेशन क्या है? 18 साल से ऊपर हो बस। गार्डियन के केस में 21 साल, शाबाश। क्लियर। आगे चलें। 10
An agent's authority can be created only by expressly writing the terms thereof. Only by implication means implied. Implied नहीं, implied भी हो सकता है. Only by expressly writing the terms नहीं, either expressly or impliedly. D option correct. 11. Out of the following who can appoint an agent? तीसरी दफा एक ही कंसेप्ट पूछ रहा. Person of sound चाय नहीं मिलाते मुझे टाइम पे. Person of sound mind aged 16. ये नहीं हो सकता. Person of sound mind aged 25. Person of unsound 25. Person नहीं B option correct. Major भी और sound mind. आगे चलो. 12. Asif is residing in Khaniwal and has a house in Liya. Asif appoints Bashir by power of attorney to take care of his house. State the nature of agency created between Asif and Bashir. Implied agency in emergency. Agency by holding out. Express agency. Express agency. Holding out कहते हैं स्टॉपल का दूसरा नाम है. स्टॉपल का दूसरा स्टॉपल अथॉरिटी बाय स्टॉपल लिखवाया था, उसके 2-3 नाम लिखवाए थे ना. ऑस्टेंसिबल हाँ होल्डिंग आउट भी है. लॉ डिक्लेयर करता है, होल्ड आउट करता है. एजेंसी स्टॉपल का दूसरा नाम है. बस बंद कर दीजिएगा जी. चलिए अब ऐसा करते हैं, हमारा चैप्टर 9 हुआ है कंप्लीट. तो नए चैप्टर की तरफ जाने से पहले थोड़ी देर आप रिलैक्स कर लें, फ्रेश हो जाएं. हाँ टेक लगाएं बैक सीट पे, आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस 2-3 दफा रिलैक्स करके बस ठीक है, हो गया रिफ्रेश. आ जाए स्टडी करने लगे हैं पार्टनरशिप. आज हमने सिर्फ इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 स्टडी, और ये भी कंप्लीट नहीं होगा. इसमें 2 चीजें हम नहीं कर सकेंगे. हालांकि मेजर कंसेप्ट सारे डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन 2 चीजें आज के लेक्चर में नहीं, वो कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे. पार्टनरशिप, और ये मैं आपको बता दूं, इसमें कंसेप्ट्स को आपने ध्यान से सुनना और समझना है. इसमें से केस स्टडी लाजमी टेस्ट होगी. जो मेरी असेसमेंट है केस स्टडी इसमें से टेस्ट होगी, और उस केस स्टडी के लिए कुछ कंसेप्ट हम पहले बिल्ड कर चुके हैं डिफरेंट प्रीवियस कंसेप्ट की डिस्कशन में. हमने चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 9 तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस हुए. कहां पे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. हाँ. अब हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट. ये यानी एक्ट ही, लॉ ही अलग है, लेकिन दोनों लॉ हमारे सिलेबस में है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी, पार्टनरशिप एक्ट भी. तो पार्टनरशिप एक्ट कंफर्म 100% कंफर्म क्वेश्चन है आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली केस स्टडी होगी. रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी हो सकता है. पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ने जा रहे हैं, और चूंकि पाकिस्तान बनने से पहले का है तो इसलिए इंडिया में भी यही चल रहा है, पाकिस्तान में भी यही चल रहा है. बहुत सी एग्जांपल एज यूजुअल, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपको बताया था, पुरानी एग्जांपल्स हैं वो इंडियन केसेस के ऊपर बेस कर रही होती है, तो उसमें भी शायद कुछ इस तरह की एग्जांपल्स आए. डेफिनेशन एंड एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप. हम स्टडी करने लगे पार्टनरशिप के बारे में. सबसे पहले क्या सीखेंगे? डेफिनेशन, पार्टनरशिप कहते किसको है. फिर एसेंशियल्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको याद है हमने स्टडी किया था एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल्स के कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स कौन कौन से हैं? शाबाश. ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, रिटन एंड राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन. रिक्वायर्ड नहीं है नॉर्मली, कुछ केसेस में रिक्वायर्ड बिल्कुल. और फिर आपने देखा कि इन्हीं एसेंशियल्स को हमने डिटेल में स्टडी किया. ऑफर के ऊपर चैप्टर था, एक्सेप्टेंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, कंसिडरेशन को डिस्कस किया. उसी तरह हम ये जो एसेंशियल्स देखेंगे, तकरीबन आधे से ज्यादा पार्टनरशिप के कंसेप्ट इन एसेंशियल्स पे बेस कर रहे हैं. इन एसेंशियल्स को हमने ध्यान से पढ़ना है. फिर इसके बाद बहुत सी डिस्कशन हमारी इन एसेंशियल्स से आगे खुलेगी. और आपको पता है कि कंसेप्ट्स निकलेंगे एसेंशियल से, और एसेंशियल्स डेफिनेशन से. इसीलिए सबसे अहम चीज ये होगी कि हम डेफिनेशन पार्टनरशिप की पढ़ें. तो पहले हम कुछ डेफिनेशन जो हमें पार्टनरशिप एक्ट बताता है, वो इनमें सबसे अहम डेफिनेशन पार्टनरशिप की ही है. फिर एसेंशियल स्टडी करेंगे. पार्टनरशिप क्या कहता है? पार्टनरशिप इज इन एग्रीमेंट between persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all. कुछ इसी तरह की. अगर आप इस डेफिनेशन का एनालिसिस करें तो उसमें जो की वर्ड यूज कर रहा है वो ये कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. यानी सारे के भी पार्टनर मिलकर भी चला सकते हैं, एक भी दूसरे के भी. अब ये डेफिनेशन में ये 4 कंसेप्ट छुपे हैं. इन कंसेप्ट्स को आपके सामने खोल के रखा हूं मैं. पहला कंसेप्ट,
कह रहा है पार्टनरशिप है एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन। अच्छा देखिए, पर्सन सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल फॉर्म है? इसका मतलब है पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होंगे और ज्यादा से ज्यादा 20 कम से कम 2 होंगे पार्टनरशिप में, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बैंकिंग बिजनेस में 10 होंगे मैक्सिमम, और प्रोफेशनल फर्म्स के केस में, प्रोफेशनल्स की अगर पार्टनरशिप है उस केस में 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन 20 भी हो सकते हैं। जनरल रूल क्या है? पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स की तादाद क्या है? मिनिमम 2, मैक्सिमम नॉर्मली 20। लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शन है। एक केस में 20 से कम होंगे, एक एक्सेप्शन में 20 से ज्यादा होंगे। किस केस में 20 से कम है? बैंकिंग बिजनेस में। और किस केस में 20 से ज्यादा है? प्रोफेशनल की फर्म्स कौन सी होती हैं? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म। आपको पाकिस्तान में कुछ फर्म ऐसी भी मिलेगी जिनमें पार्टनर 30, 35, 40 तक भी है पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप, हालांकि लॉ तो कहता है मैक्सिमम 20 होंगे, वो फर्म्स हैं। लेकिन प्रोफेशनल फर्म मींस प्रोफेशन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये है फर्म्स ऑफ प्रोफेशनल्स। अगर कुछ एमबीए वगैरह मिलके बिजनेस करते हैं, वो प्रोफेशनल की फर्म नहीं होगी। कुछ एमबीए मिलके अगर कोई फर्म बनाते हैं, वो प्रोफेशनल की फर्म नहीं कहलाएगी। प्रोफेशनल की फर्म कब कहलाएगी? जब डॉक्टर्स हो, अकाउंटेंट्स हो, लॉयर्स हो, ये मिलके फर्म बनाते हैं। पर्सन समझ आ गया कंसेप्ट। इसमें एक और ट्विस्ट है कि क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं, माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि डेफिनेशन में उसने लिखा हुआ है हु हैव एग्रीड टू शेयर। तो माइनर कभी एग्रीमेंट कर नहीं सकता। माइनर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा है। तो माइनर, चूंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बेस पे बनेगी और माइनर एग्रीमेंट कर नहीं सकता, तो माइनर कभी पार्टनर बन नहीं सकता। माइनर कभी पार्टनर बन नहीं सकता। माइनर कभी पार्टनर बन नहीं सकता। क्लियर? पर्सन समझ आ गया? इसका मतलब है सारे के सारे पर्सन होंगे वो मेजर होंगे, माइनर कोई नहीं होगा। आगे चले। एग्रीड यानी उनका आपस में एग्रीमेंट होगा। लॉ कहता है पार्टनरशिप क्रिएट होती है थ्रू एग्रीमेंट। ये विरासत की वजह से नहीं, इनहेरिटेंस की वजह से नहीं आते, किसी स्टेटस की वजह से नहीं आते। ठीक है? ये कैसे क्रिएट होगी? एग्रीमेंट। अगर फर्ज कीजिए प्रोप्राइटर है, वो मर गया, उसकी जगह पे दुकान का मालिक कौन है? उसका बेटा। उसका बेटा। लेकिन याद रखें, पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसका बेटा पार्टनर नहीं बनेगा ऑटोमेटिकली, जब तक के एग्रीमेंट नहीं होगा। तो पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है? एग्रीमेंट से। इनहेरिटेंस से, स्टेटस की वजह से क्रिएट नहीं होते, एग्रीमेंट होगा। अच्छा, एग्रीमेंट क्या ये रिटर्न होना लाजमी है? हो तो बहुत बेहतर है, लाजमी नहीं है। हो तो बहुत बेहतर है, लाजिम। याद रखिए, लॉ हमें ये तो कहता है एग्रीमेंट होना चाहिए, और ये भी बताएगा एग्रीमेंट में कौन कौन सी शर्तें आपने तय करनी है। पार्टनर कौन कौन से हैं, एग्रीमेंट में इनका नाम लिखना या डिसाइड करना। ज़बानी कलामी भी हो सकता है, रिटर्न हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन रिटर्न होना रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है? प्रैक्टिकली कोशिश करनी है हमने, हमेशा रिटर्न हो। अच्छा, आपके ख्याल में अगर एग्रीमेंट होता है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री होंगी? पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? शाबाश। और नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगी? शाबाश। और पार्टनर कौन कौन होंगे, उनके नाम, एड्रेस, शाबाश। और किसी के साथ बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? शाबाश। और ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनर्स की? बिल्कुल ठीक है। और उनको कोई सैलरी वगैरह मिलनी है कि नहीं मिलनी, कि सिर्फ प्रॉफिट का शेयर मिलना है? ये चीजें सारी हमने एग्रीमेंट का हिस्सा बनानी है। तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होगा, इसे एग्री करते हैं। शेयर प्रॉफिट्स, अजीब सी बात है, उसने डेफिनेशन में ये लिखा है पार्टनर्स हु हैव एग्री, पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों नहीं लिखा, दोनों नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हालांकि बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसने डेफिनेशन में लॉस का लफ्ज नहीं लिखा। इसका मतलब ये है पार्टनर्स का प्रॉफिट एग्री करना लाजमी है, लॉस एग्री करना लाजमी नहीं है। पार्टनर्स का प्रॉफिट एग्री करना लाजमी है, लॉस एग्री करना लाजमी नहीं। समझ आई ना बात? कहीं एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब ये केस स्टडी को भी सामने रख के डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ए बी सी डी 4 पार्टनर है। पहली सेशन, इन्होंने आपस में कोई प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एग्री ही नहीं की। हर एक का कितना शेयर होगा? इक्वल। हर एक का कितना शेयर होगा? इक्वल।
फर्ज कीजिए इसने कहा मेरा होगा शेयर, ये इधर लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 25%, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, सॉरी इसको यूं कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 25%, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 25%, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 25%, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 20। हमने कहा डी को भाई रुक 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 रुक, ए प्रॉफिट में भी हिस्सेदार है लॉस में भी, बी प्रॉफिट में भी हिस्सेदार है लॉस में भी, सी प्रॉफिट में भी हिस्सेदार है लॉस में भी। तुम कह रहे हो प्रॉफिट में मेरा हिस्सा होगा 25%, लॉस हुआ तो मेरा कोई हिस्सा नहीं है, यानी प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें दिया जाएगा, लॉस हुआ तो तुम्हें नहीं दिया जाएगा, बड़े फायदे में हो तुम दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? माइनर को भूल जाएं, जब तक मैं ना माइनर को लेके आऊं दरमियान में आपने नहीं लाना। माइनर तो पार्टनर हो ही नहीं सकता, ये तो पार्टनर है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पार्टनर की डिसाइड होती है, वो तो है ही नहीं। बेनिफिट का मतलब गलत आप ले रहे हैं, वैसे नहीं सोचना, जैसे मैं सोचवा रहा हूं वैसे सोचना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लॉ कहता है बिल्कुल यस ये पॉसिबल है। कैसे? डेफिनेशन देखें, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर बिजनेस, एग्री टू शेयर प्रॉफिट। लॉ कहता है प्रॉफिट शेयरिंग एग्री करना लाजमी है, लॉस शेयरिंग एग्री करना लाजमी नहीं है। अगर यहां पे क्लियरली लिख दिया जाए नॉट टू शेयर लॉस, डी विल नॉट शेयर एनी लॉस इन द बिजनेस, क्या वैलिड है? क्या डी पार्टनर है? यस पार्टनर है, यस पार्टनर है। भाई ये समझ आई बात? अच्छा, पहले मैंने आपको बताया था अगर पार्टनर्स में कुछ आपस में डिसाइड नहीं हुआ इक्वल होगी शेयरिंग रेशो। फिर दूसरी एग्जांपल दी, अगर 3 पार्टनर प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर कर रहे हो, एक पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा हो, पॉसिबल है? आपने कहा पॉसिबल है। अब सुनिए तीसरी सिचुएशन, वो कहता है कितनी इन्वेस्टमेंट, हाँ अभी ठहर जाए। एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ए ने दिया 1 मिलियन रुपीज, ए ने कितने पैसे दिए? कैपिटल है, ये क्या है? बी ने 2 मिलियन, सी ने 3 मिलियन, डी ने 4 मिलियन, टोटल 10 मिलियन। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं की इन्होंने आपस में। ए को कितना मिलेगा? 10%, बी को कितना मिलेगा? सी को कितना मिलेगा? डी को कितना मिलेगा? गलत। लॉ कहता है अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं की गई इक्वल होगी। कैपिटल शेयरिंग रेशियो और होती है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और होती है। अकाउंटिंग में पार्टनरशिप का टॉपिक किया है, उसमें ये चीज समझाई जाती है। गलत करके आए ना, इंट्रो एग्जाम्ड है। कैपिटल, अगर कैपिटल उसने दिए हुए लेकिन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दी, लॉ क्या कहता है? इक्वल हो, क्योंकि कैपिटल शेयरिंग रेशियो और है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो और है। तो पहला कंसेप्ट बताया अगर रेशियो नहीं दी हुई इक्वल, कैपिटल दिया प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दी फिर भी इक्वल। अगर 3 पार्टनर प्रॉफिट लॉस शेयर कर, एक पार्टनर कह रहा है मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा सिर्फ प्रॉफिट शेयर करूंगा, वैलिड है? बिल्कुल कर सकते। इसे नाम दिया जाता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। क्या नाम दिया जाता है? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, नाम से जाहिर है। अच्छा अब सुने, अगर कहा गया ये 4 पार्टनर्स हैं, अब पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली का कंसेप्ट साइड पे हो गया, वो समझा दिया मैंने। लिखा गया ए प्रॉफिट शेयर करेगा, ए विल शेयर प्रॉफिट 25%, बी शेयर करेगा 20%, सी शेयर करेगा 40%, डी शेयर करेगा विल शेयर प्रॉफिट, विल शेयर प्रॉफिट, विल शेयर प्रॉफिट। लॉस हो गया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? गलत। लॉ कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही लॉस शेयरिंग रेशो होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही लॉस शेयरिंग रेशो होगी। यानी अगर आपने स्पेसिफिकली किसी पार्टनर को एक्सक्लूड नहीं किया ना लॉस से, तो सारे पार्टनर्स लॉस बेयर करेंगे। और किस रेशो से करेंगे? जो प्रॉफिट शेयरिंग। लेकिन अक्सर याद रखें प्रैक्टिकली एग्रीमेंट में लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 25%। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हुआ वो भी 25% मिलेगा, लॉस हुआ वो भी 25% मिलेगा। लेकिन फर्ज कीजिए अगर प्रॉफिट लॉस दोनों नहीं लिखे जाते,
सिर्फ ये लिखा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 25%, इसका मतलब क्या है? लॉस। लेकिन अगर लिखा गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 25%, आगे ब्रैकेट में लिखा गया नो लॉस टू बी बोर्न बाय दिस पार्टनर, तो फिर इसको सिर्फ ये प्रॉफिट में हिस्सेदार है, लॉस में बात समझ आई? नहीं, अभी केस स्टडी जब करेंगे ना उधर ये बात समझ आएगी। हाँ, जो उसका लॉस आएगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट, वो बाकी करेंगे, वो बाकी करेंगे, बिल्कुल उसको लॉस नहीं मिलेगा। जो पार्टनर ने प्रॉफिट होनी है ना, उसको प्रॉफिट हुआ तो शेयर मिलेगा, लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा। फिर लॉस कौन बर्दाश्त करेगा? बाकी के पार्टनर्स करेंगे। शेयर प्रॉफिट वाली बात समझ आ गई कि प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट लाजमी है, शेयरिंग ऑफ लॉस लाजमी, और अगर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई इक्वल है, कैपिटल के लिहाज से नहीं डिस्ट्रीब्यूशन करनी, इक्वल है। कैरीड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का क्या मतलब है? 4 पार्टनर्स हैं, चाहे सारे दुकान पे बैठना चाहे बैठ सकते हैं, चाहे इनमें से कोई 1 या 2 या 3 बैठना चाहे, बाकी घर बैठना चाहे घर भी बैठ सकते हैं, घर भी बैठ सकते हैं। एक टर्म होती है स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, तो स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो घर में बैठा सो रहा है, जो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले रहा। डोरमेंट पार्टनर, लोगों को पता भी नहीं कि ये पार्टनर है, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है कि क्या कि कुछ पार्टनर बिजनेस को चला रहे हों और कुछ पार्टनर घर में सो रहे हों। जो पार्टनर बिजनेस चला रहे होते हैं उन्हें कहते हैं एक्टिव पार्टनर, और जो पार्टनर घर में सो रहे होते हैं स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। चलो क्या कह रहे हैं? नॉन एक्टिव नहीं, एक्टिव और स्लीपिंग। एक्टिव जो घर में जाग रहे हो वो भी स्लीपिंग है, वो बिजनेस वालों की पॉइंट ऑफ स्लीपिंग। अच्छा मुझे बताइए केस स्टडी का कंसेप्ट, अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ पब्लिक नोटिस देना जरूरी है कि नहीं? जो कह रहे हैं देना जरूरी है वो भी गलत, जो कह रहे हैं नोटिस देना जरूरी नहीं वो भी गलत, और जो डिपेंड कर रहे हैं डिपेंड करता है वो सही। किस पे डिपेंड करता है? ये टाइप ऑफ पार्टनर का। अगर एक्टिव पार्टनर है उस रिटायर होता है नोटिस देना जरूरी है, स्लीपिंग पार्टनर है रिटायर होता है नोटिस देना जरूरी नहीं है। अब एक केस स्टडी बता दूं, यहाँ पे 4 पार्टनर थे। अच्छा आपको ये तो बताया ना पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है प्रिंसिपल भी है, उनका आपस में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये जो एजेंसी रिलेशनशिप की तरह ये आपको बताया था ना, एजेंट एजेंसी में बहुत से टॉपिक में बताया था पार्टनरशिप अप्लाई होगा, पार्टनरशिप उसी वजह से, इस कंसेप्ट की वजह से कह रहा था कि पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं और जाहिर है प्रिंसिपल भी होते हैं। यानी हर पार्टनर दूसरे के बिहाफ पे कोई एक्ट भी कर सकता है जो दूसरे पे बाइंडिंग होगा, और दूसरे को लायबल भी हो सकता है अगर वो कोई गलत काम करता है। तो पार्टनर्स में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब क्या है? पार्टनर एक दूसरे के एजेंट, और तो उसमें जो एक था ना एजेंट को टर्मिनेट करना है तो पब्लिक नोटिस देना है, वरना क्या होगा? प्रिंसिपल लायबल होगा। क्यों? कंसेप्ट क्या था? क्योंकि उसका एजेंट समझा। इसको नाम क्या दिया था? होल्डिंग आउट एजेंट, ऑस्टेंसिबल एस्ट्रोपल एजेंसिबल, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट दिया। उसने कहा 4 पार्टनर हैं, एक एक्टिव पार्टनर था उसको निकाल दिया लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया, उसने जाके बैंक से लोन ले लिया फर्म के नाम पे और दुबई निकल गया। क्या बाकी के पार्टनर्स इस लोन को रीपे करने के लिए लायबल हैं? हाँ। क्यों? उसको तो निकाल दिया था पार्टनरशिप से, पब्लिक नोटिस नहीं दिया था। कंसेप्ट कौन सा आता है? पार्टनर बाय एस्ट्रोपल का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, पब्लिक। अच्छा एक स्लीपिंग पार्टनर था, उसने बैंक से लोन लिया, क्या लायबल है फर्म के ऊपर? उसको निकाल दिया था? नहीं। क्यों? स्लीपिंग पार्टनर के लिए पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है। और क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? कॉमन सेंस की बात। जब पब्लिक को पता ही नहीं कि वो पार्टनर है तो फिर नोटिस देने की क्या जरूरत है? नोटिस देंगे कि ये पार्टनर नहीं है तो लोग हैरान होंगे, अच्छा ये पार्टनर भी था कभी, बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या वो लोन ले? नहीं, वो स्लीपिंग है तो स्लीपिंग ही रहे, कोई काम कर सकता ही नहीं है वो। कोई स्लीपिंग का मतलब यही वो पार्टनर प्रॉफिट। ये बहुत नॉर्मली वो पार्टनर्स होते हैं जो 60 ईयर से ज्यादा हो चुके होते हैं, ठीक है। वो ज्यादा कामकाज नहीं करना, वो कहते हैं हमें बिजनेस से हटा दिया जाए, लेकिन चूंकि सारी उम्र उन्होंने उस बिजनेस में मेहनत की है, उनका पैसा इन्वॉल्व है, रेपुटेशन इन्वॉल्व है, इसीलिए वो ये कहते हैं कि हम स्लीप साइड पे रहेंगे। चलिए बहरहाल, अच्छा ये समझ आ गया आपको? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल समझ आ गया? अगर मुझे बताइए किसी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ये एक्टिव हैं, ये स्लीपिंग है, ये कोई लोन लेते हैं ABC, D के ऊपर लायबल है? पार्टनर है, लायबल है, क्योंकि पार्टनर्स जो हैं वो डेट्स के लिए लायबल होते हैं। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये कभी आपने पढ़ा है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का लफ्ज कभी सुना आपने? कंपनी कहाँ? कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप की लायबिलिटी कभी अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब लफ्ज सुना? नहीं सुना। पर्सनल लायबिलिटी का लफ्ज सुना कभी? वो कहाँ सुना? अभी सुना।
और जॉइंट प्रॉमिस के केस में जो क्लब के कंसर्ट पढ़ाया था तब सोए हुए थे, तब नहीं पर्सनल लायबिलिटी पढ़ाया था। जॉइंट प्रॉमिस पढ़ाया इसी क्लास में पढ़ाया, किसी और क्लास में तो नहीं पढ़ा दिया। जॉइंट प्रॉमिस के तीन लोग मिलकर बैंक के पास लोन लेने के लिए गए। अच्छा, ए उसमें से ए पैसे लेके भाग गया, बी और सी लायबल है कि नहीं? तो बार बार उधर भी मुझे याद है जॉइंट प्रॉमिस में कहा था कि पार्टनरशिप में भी कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनरशिप के नाम पे लोन लिया गया, कौन लायबल है रीपे करने के लिए? ए बी, बी बी, सी बी, डी बी। जो बंदा पार्टनर है, चाहे बी स्लीपिंग पार्टनर क्यों ना हो, स्लीपिंग पार्टनर क्यों ना हो, लोगों को नहीं पता, लेकिन है तो ये पार्टनर। इसीलिए अगर जब पता चलेगा तो इसको भी पकड़ने से पैसे निकलाएंगे याद। तो जो एक्ट होते हैं ना, एक्ट, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। एक्ट ऑफ फर्म, ये पार्टनरशिप समझ आ गई। अब एक्ट ऑफ फर्म समझा रहा हूं। पार्टनर्स कौन है? पार्टनरशिप में जो पर्सन काम कर रहे हैं वो पार्टनर है। पार्टनरशिप में जो लोग इकट्ठे जिन्होंने एग्रीमेंट किया सारे पार्टनर है। फर्म किसको कहते हैं? कलेक्टिवली पार्टनरशिप को। इंडिविजुअली ये जो 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर इंडिविजुअली इनको कहेंगे ए बी सी डी। इंडिविजुअली ये पार्टनर है, पार्टनर कलेक्टिवली इनको क्या कहेंगे? फर्म। ये पार्टनर जब आपस में बात कर रहे होते हैं ना तो ऐसे कहते हैं, ये पार्टनर बी ने ये कहा था, पार्टनर सी ये कह रहा है, तो क्या करें, काम करना कि नहीं करना? पार्टनर बी कह रहा है करो, पार्टनर सी कह रहा है ना करो, ऐसे करें। लेकिन जब एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ बात कर रहे होंगे ना तो वो ऐसे कहेंगे, एक्सटर्नल बैंकर ये कहेगा, सर आपकी फर्म ने कहा था कि लोन 5 तारीख को वापस कर देंगे, आज 10 तारीख हो गया, अभी तक लोन वापस नहीं आया। और उधर से मिस्टर ये कह रहा होगा, सर असल में हमारी फर्म को ना कोई लॉस हो गया अचानक, तो आप हमें 1 महीने की एक्सटेंशन दे दीजिए, हमारी फर्म प्रॉमिस करती है कि आपको अगले महीने लोन रीपे कर दिया जाए। तो इंडिविजुअली इन्हें कहते हैं पार्टनर, और कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? फर्म। जब थर्ड पार्टी के साथ डिस्कशन हो रही है तो नाम भी फर्म की टर्म यूज होते हैं। जब आपस में बैठ रहे हैं ना मीटिंग में तो कहते हैं पार्टनर है, पार्टनर हमारा पार्टनर नहीं आया, मिस्टर डी क्या हाल है उसका, पूछो जरा। पार्टनर और फर्म, इन्ना लीला बिना करो, पार्टनर और फर्म, समझ आ गई टर्म। फिर एक्ट ऑफ फर्म, अच्छा ये समझना जरूरी है, एक्ट ऑफ फर्म का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ फर्म का मतलब क्या है? असल में हमारी एक पर्सनल लाइफ होती है, एक ऑफिशियल लाइफ होती है, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। उसी तरह इन पार्टनर्स की एक पर्सनल लाइफ होगी, एक प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ होगी, दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। है? ऐसा एक्ट जो फर्म के बिहाफ पे किया गया है, ऐसा एक्ट फर्म के बिहाफ पे, फर्म के नाम पे, फर्म के लिए किया गया है, वो कहलाता है एक्ट ऑफ फर्म। उसके लिए फर्म लायबल है। और ऐसा एक्ट जो फर्म के नाम पे नहीं किया गया, फर्म के पैसों से नहीं किया गया, फर्म के लिए नहीं किया गया, पर्सनल है, वो एक्ट ऑफ फर्म। हमारे लिए केस स्टडी में ये डिसाइड करना बहुत अहम होगा कि ये एक्ट ऑफ फर्म है कि नहीं है। मुझे ये बताइए, मिस्टर ए ऑफिस से निकला, एक दुकान पे पहुंचा और कहने लगा कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, ताकि उससे हम फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचे, तो बराए मेहरबानी रॉ मटेरियल इस क्वांटिटी का इस दिन हमारे ऑफिस में पहुंचा दे। उस बंदे ने रॉ मटेरियल ऑफिस में पहुंचा दिया। एक्ट ऑफ फर्म है कि नहीं? एक्ट ऑफ फर्म होने का फर्क क्या पड़ता है? फर्म बाइंडिंग है, बाकी के पार्टनर्स भी बाइंडिंग है, वो लायबिलिटी पे करने के लिए। लेकिन पार्टनर घर से निकला, रास्ते में उसने 2 किलो आलू और आधा किलो गोभी लेके गया घर, और उधार कर गया, और सब्जी वाले से कह गया कि पैसे बाद में दे दूंगा। सब्जी वाला मिस्टर बी सी डी से पैसे रिकवर करवा सकता है, क्यों? ये एक्ट ऑफ फर्म नहीं है। ये एक्ट ऑफ फर्म, एक्ट ऑफ फर्म होने या ना होने का समझ आ गया बात? अच्छा, एक्ट ऑफ फर्म, अब ये मैंने ऊपर बता दिया आपको उसमें कि जब एक्ट ऑफ फर्म होता है ना, वो कोई एक पार्टनर भी कर सकता है। एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जब पार्टनर्स ने हमारे फर्म के बिहाफ पे कोई काम करना है ना, तो हर एक की अथॉरिटी दे दी जाती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कहा जाता है एक पार्टनर भी कर सकता है, जैसे सेल परचेज का काम इनको दे दिया, मार्केटिंग का काम इनको दे दिया, मैनेजमेंट का काम इनको दे दिया। कुछ एक्ट या डिसीजन ऐसे होंगे जो इंडिविजुअल एक पार्टनर भी कर सकता है। कुछ एक्ट ऐसे होंगे जो करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की अप्रूवल जरूरी है, और कुछ एक्ट ऐसे होंगे जिन्हें करने के लिए ऑल पार्टनर्स की जरूरत है। जैसे अगर किसी बैंक से लोन लेना हो, एक पार्टनर भी जाके लोन ले सकता है। किसी को नौकरी पे रखना हो, एक पार्टनर भी नौकरी पे रख सकता है। सेल परचेज का एग्रीमेंट करना है, एक पार्टनर भी कर सकता है।
ग्राहक से पैसे वसूल करने हैं, एक कोई भी पार्टनर कर सकता है। कुछ फैसले पार्टनरशिप में होता है जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर की बेस पे गया। अगर पार्टनर्स का आपस में डिस्प्यूट राइज हो गया, ठीक है, ए ने 4 पार्टनर्स है, ए कह रहा है कि हमने इस सप्लायर से माल नहीं खरीदना, किसी और से खरीदना चाहिए। बी, सी और डी कह रहे हैं इसी सप्लायर से माल खरीदना चाहिए। बताइए डिसीजन क्या होगा? लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो ऑल पार्टनर्स करेंगे, मंजूर करेंगे, फिर होंगे वरना नहीं होंगे। जैसे ए बी सी डी कह रहे हैं, बी सी और डी कह रहे हैं मिस्टर ई को भी पार्टनरशिप में ऐड कर लेते हैं। ए कहता है नहीं नहीं मेरा उससे झगड़ा चल रहा है। बताइए मिस्टर ई ऐड होगा कि नहीं? हालांकि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एग्री कर। तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हर पार्टनर कर सकता है, वो उसकी इंप्लॉयड अथॉरिटी में है। कुछ फैसले, कुछ एक्ट ऐसे हैं जो हर पार्टनर की इंप्लॉयड अथॉरिटी में है। वो अगर किसी एक पार्टनर ने भी कर लिया ना, किसी भी पार्टनर ने, फर्म के ऊपर बाइंडिंग है, वो एक्ट ऑफ फर्म समझा जाता है। कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की बेस पे डिसाइड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपस में कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है उनका, रूटीन के लिहाज से, रूटीन बिजनेस का डिस्प्यूट, तो वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की बेस पे डिसाइड होगा। लेकिन अगर कोई हाईली सेंसिटिव इशू हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, पार्टनर्स को पार्टनरशिप में चेंज करना हो ना, या नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना, तो ऑल पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी है। अब बी, सी और डी कह रहे हैं ई को लाना है, ए कहता है नहीं। इसको कहते हैं कंपोजिशन चेंज होना। कंपोजिशन समझ लेना। अभी 4 पार्टनर्स हैं, 4 के 5 हो जाए वो भी कंपोजिशन चेंज होती है, 4 के 3 हो जाए वो भी कंपोजिशन चेंज होती है। ए बी सी डी कह रहे हैं ई को लाना है, ए कहता है नहीं लाना। ई आएगा कि नहीं? कंपोजिशन ऑल पार्टनर्स की रजामंदी से चेंज होगी। नेचर ऑफ बिजनेस पार्टनर की रजामंदी से। अच्छा बी सी डी ने कहा अच्छा, फिर बी सी डी मिस्टर ए को पार्टनरशिप से निकालना चाहते हैं, ए नहीं निकालना चाहता। बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं? नहीं निकाल सकते। कंपोजिशन में चेंज ऑल पार्टनर की रजामंदी से होगा। मेजर वो नहीं निकाल सकते। फिर पार्टनरशिप को खत्म करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। वो आगे अलग प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर फिलहाल बिजनेस कर रहे हैं शुगर का, और कह रहे हैं शुगर का नहीं टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू करते हैं, चेंज करते हैं, ये देखिए किसी इस सप्लायर से माल उठाना है कि इस सप्लायर से उठाना है, ये भी अहम डिसीजन है, लेकिन इतना अहम डिसीजन नहीं है। यह इतना अहम डिसीजन नहीं है। तो वो मेजॉरिटी साइड से, अगर कंफ्लिक्ट है मेजॉरिटी साइड हो सकता है, लेकिन जब नेचर ऑफ बिजनेस से चेंज करनी हो, ऑल पार्टनर की रजामंदी, ऑल पार्टनर की रजामंदी। क्लियर हो गई? एक्ट ऑफ फर्म समझ आ गया क्या है? हमारे लिए ये डिसाइड करना कि कौन सा एक्ट ऑफ फर्म है, कौन सा एक्ट पार्टनर का पर्सनल है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्ट ऑफ फर्म के ऊपर बाइंडिंग है, पर्सनल एक्ट फर्म के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। वो पार्टनर खुद जिम्मेदार होता है जाती हैसियत में। फिर एक टर्म अक्सर यूज होगी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी किसको कहते हैं? पार्टनर्स के अलावा जो भी पार्टी है। केस स्टडी में पार्टनर्स के अलावा जो, जैसे एजेंसी रिलेशनशिप में भी थर्ड पार्टी होती थी, प्रिंसिपल और एजेंट के अलावा जो भी पार्टी है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के अलावा जो भी पार्टी है, जैसे किसी केस में कहेगा लेंडर कोई बैंक वगैरह जिसने लोन दिया है, थर्ड पार्टी है। किसी केस में कहेगा कस्टमर से पैसे लिए, थर्ड पार्टी है। किसी केस में कहेगा सप्लायर को ऑर्डर दिया, सप्लायर थर्ड पार्टी है। टर्म समझ आ गई? पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझा दी, ये 4 लफ्ज खास तौर पे समझा दिए। फिर उसके बाद ये टर्म्स पार्टनर फर्म और खास तौर पे एक्ट ऑफ फर्म ये समझा दिया। क्लियर? आगे चलते हैं। एसेंशियल्स, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए जरूरी है एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन बेहतरीन सजेशन क्या है लॉ की? रिटर्न होना चाहिए। और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपने एग्री कर लेनी है। जरा मुझे दिखाइएगा टर्म्स एंड, मैं देखो कोई रहता नहीं कि आपने मुझे नेम बताया था, फर्म का नाम एग्री होगा, कितने पार्टनर्स है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या कौन सी है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब जहां पे बिजनेस कर रहे हैं, हेड ऑफिस। डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, रिकॉर्ड के लिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। अच्छा आगे लिखा हुआ है इफ एनी। इसका मतलब है कि हो सकता है कोई पार्टनर ऐसे हो जो कैपिटल कंट्रीब्यूट ना भी करे। ये कैसे? नाम ही काफी है, नाम ही का। बाज़ औक़ात हम गुडविल के तौर पे हम कहते हैं कि हमने किसी मशहूर शख्सियत को, ये भी हमारे पार्टनर है, ताकि लोगों में अवेयरनेस, हमारी पब्लिसिटी हो। तो उस सूरत में जिसमें हमने कहा शाहिद आफरीदी हमारा पार्टनर है, वो कहेंगे अच्छा पार्टनर, ये तो वाकई बड़ी अच्छी फर्म होगी। ठीक है, आपने देखा होगा ना, वो बाज़ औक़ात नाम से भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वो जे डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, नाम से जाहिर है एक मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है। तो उसी तरह अगर इस तरह की कोई पर्सनैलिटी हो और उसे हम पार्टनरशिप में ऐड करवाना चाहें ताकि लोगों में गुडविल हमारी बढ़, तो कर। अब वो बंदा क्या कहेगा? कहेगा मैंने कैपिटल में कैपिटल 1 रुपया नहीं डालना। बोलो, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, ना डाले। तो कैपिटल इंक्लूड करना लाजमी नहीं है। वो कहेगा अच्छा मैंने लॉस में भी पार्टिसिपेट नहीं करना,
हम कहेंगे वो भी जरूरी नहीं है। वो बताओ, नाम चाहिए, नॉमिनल पार्टनर, नाम चाहिए, नाम है। उसने कहा अच्छा मैं लायबिलिटी में भी हिस्सेदार नहीं बनूंगा। हमने कहा ये नहीं हो सकता। तो यहां पे कंसर्ट फंस गया हमारा। ये कैसे मुमकिन है कि लॉस में हिस्सेदार ना हो लायबिलिटी? इसलिए कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अलग कंसेप्ट है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग कंसेप्ट है, लायबिलिटी अलग कंसेप्ट है। नहीं समझ आई? कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी चाहे कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो अलग कंसेप्ट है। कोई अगर प्रॉफिट शेयरिंग लाजमी है, लॉस शेयरिंग लाजमी नहीं है। अगर कोई लॉस शेयर करना चाहता है करे, नहीं लॉस शेयर करना चाहता ना करे। लेकिन लायबिलिटी हर पार्टनर की अनलिमिटेड होगी। लायबिलिटी हर पार्टनर की अनलिमिटेड होगी। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो, लायबिलिटी हर पार्टनर की अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? अगर फर्म ने अपने डेट्स पे नहीं किए तो किसी भी पार्टनर को पकड़ के रिकवरी करवाई जा सकती है। ये एक टर्म आपको किसी जमाने में बताई होगी। कौन सी? जॉइंट एंड सेवरल। शाबाश। जॉइंट का मतलब क्या है? तो सारे के एनी ऑफ द पार्टनर इज लायबल। अब होता है आल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया था मैंने। एनी ऑफ द पार्टनर, किसी भी पार्टनर, यह जॉइंट। सेवरल का मतलब क्या है? सारे की सारी लायबिलिटी उससे निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटी हर पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, कैपिटल हो या ना हो, लॉस शेयरिंग हो या ना हो, लायबिलिटी हर पार्टनर की। ये बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? चला, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ओके, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, बता दिया। कितने? कम से कम कितने? 2 और ज्यादा से ज्यादा नॉर्मली 20। एक्सेप्शंस बताइए। बैंक के केस में मैक्सिमम 10, प्रोफेशनल फर्म के केस में डोंट। बिजनेस करना चाहते हो मिलके, पैसे कमाना चाहते हो, चैरिटेबल वर्क अगर मिलके कहा गरीबों की मदद करेंगे, वो बिजनेस है? वो बिजनेस है। हाँ, नॉट फॉर, कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप नहीं होगी। अगर रेंट शेयर करना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस पता क्या होता है? अच्छा प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। उसने 2 एग्जांपल दी। उसने कहा 2 भाई हैं, उनके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई फादर की तरफ से। उन्होंने उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा दिया। किराया आता है, दोनों आधा आधा कर लेते हैं। दोनों पार्टनर है क्या? रेंट शेयरिंग पार्टनर नहीं है। इसको कहते हैं को ओनर। को ओनर है, वो पार्टनर नहीं है। पार्टनर वो होते हैं जो बिजनेस चला रहे होते हैं। बिजनेस में खर्चे, इनकम होती है, खर्चे भी होते हैं, और इनकम में से खर्चे माइनस करके प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगले एग्जांपल में उसने कहा 2 भाई हैं, दोनों के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई। उन्होंने उस प्रॉपर्टी को रेनोवेट करवाया, होटल बनाया। अब होटल में गेस्ट आते हैं, वो कुछ उनकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बताइए पार्टनर है कि नहीं? अब पार्टनर है, क्योंकि ये बिजनेस है। सिर्फ रेवेन्यू शेयर करना है, ये पार्टनरशिप नहीं होती। प्रॉफिट शेयर करना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, वो पार्टनरशिप होती है। तो क्या बिजनेस का मतलब समझ लेना क्या है? बिजनेस वो जो प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस के लिए काम किया जाए। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट काम करते हैं, पार्टनरशिप नहीं है। अगर सिर्फ रेवेन्यू शेयर करते हैं, प्रॉफिट नहीं, वह भी पार्टनरशिप नहीं है। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। आखिरी कंसेप्ट आज का। डिस्कशन थोड़ी सी ज्यादा मेरा हालत टेक्निकल है ना, कोई बात नहीं। ये बस म्यूचुअल एजेंसी समझा दिया मैंने आपको, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी बता दिया है, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। ये आपको पता है कि पार्टनर्स का कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनी का अपने मेंबर से ओनर से अलग स्टेटस होता है, लेकिन पार्टनरशिप का पार्टनर्स और उनका अलग स्टेटस नहीं होता। ये रूटीन, इसकी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ रटेला पॉइंट। अहम कंसेप्ट ये है जिसके ऊपर लाके बात खत्म करनी है। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसे एग्री करते हैं। लॉस शेयरिंग नेसेसरी नहीं है। अच्छा 2 क्वेश्चन सिर्फ, मसला आपके सामने रख रहा हूं, हल नहीं रख रहा, हल कल बताना है। मसला क्या है? क्या पार्टनर्स के दरमियान में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लाजमी है? क्या पार्टनर्स के दरमियान में शेयरिंग ऑफ लॉसेस लाजमी है? बिल्कुल ठीक है। आखिरी बात, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग, कुछ पार्टनर्स प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हो, लॉस शेयर ना कर रहे हैं? कैसा पॉसिबल है कि कोई पार्टनर लॉस शेयर ना कर रहा हो फिर भी पार्टनर हो? फिर बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कोई पर्सन लॉस शेयर नहीं कर रहा फिर भी पार्टनर है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पर्सन प्रॉफिट शेयर कर रहा है फिर भी पार्टनर नहीं है?
नॉर्मली प्रॉफिट शेयरिंग रिक्वायर्ड, लॉस शेयरिंग नॉट रिक्वायर्ड। आपने कहा सर, मैंने पूछा कोई पर्सन लॉस शेयर नहीं कर रहा और पार्टनर है, हो सकता है? आपने कहा हो सकता है। मैंने कहा अच्छा लॉस शेयर नहीं कर रहा, पार्टनर हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट शेयर कर रहा है और पार्टनर नहीं है। बात समझ आई? नहीं समझ आई? जनरल रूल की एक्सेप्शन, दोनों एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग लाजमी है, प्रॉफिट बनने के लिए, पार्टनर बनने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग लाजमी है, लेकिन कुछ केसेस है जिनमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है, पार्टनर नहीं होता। हाँ, वो कौन से केसेस हैं? आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। मैंने कहा था मसला आपके सामने रखना है, हल नहीं रखना। हल कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपने भी पढ़ के नहीं आना भाई, कल मैंने खुद पढ़ाना। ठीक है, ये सारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा सुबह, इस वाले इसकी एक्सेप्शन, इसके अलावा। ठीक है जी, इनकी एक्सप्लेनेशन करवा दी है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैंने सारी एक्सप्लेनेशन करवा दी है। कोई पॉइंट रह गया हो तो भाई कल पूछ लीजिएगा। कल इंशाल्लाह भाई कल भी हाजिर होगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।